हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, इसको हम लोगों ने देख लिया था। एटमॉस्फेयर के कॉन्सेप्ट को देख लिया था, ब्लैंकेट होता है। हमने उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स जो था कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में बात करी थी, कॉम्पोजिशन के बारे में बात करी थी, और एयर, हीटेड एयर किस तरीके से एक्सपेंड होकर ऊपर जाती है और कोल्ड एयर उसको जो है उसकी जगह भरने की कोशिश करती है ताकि वहाँ पर वैक्यूम न रहे। इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। आज हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। अक्सर हम लोगों को डाउट रहता है और कन्फ्यूजन रहती है बड़े सारे लोगों को कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, इसको जानते हैं। बड़े सारे क्वेश्चंस आपने अखबारों में सुने होंगे कि क्या आज बारिश होएगी, क्या आज मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी, बादल रहेंगे, कैसा रहेगा, ओले गिरने की संभावना है। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि बड़े सारे राइटर हमसे ये कह रहा है, कुछ बस एक कहानी के तौर पर बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड दिस फ्रॉम वन एंशियस क्रिकेट फैंस कि आज दिन यार बढ़िया रहे, आज मैच है, बारिश ना हो जाए वरना मैच में हर्डल्स आ सकती हैं। तो इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो, अगर आप अपने शरीर को एक रेडियो मानो और माइंड को एक स्पीकर मानो, तो वेदर जो है ना वो एक प्रकार से इसके नॉब है। वेदर क्या होता है कुल मिलाकर, इसको इस बकवास इसको कहानी को तो हटाओ। वेदर कुल मिलाकर होता क्या है, वेदर एक ना शॉर्ट चीज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की चीज। वेदर एक शॉर्ट ड्यूरेशन की चीज होती है और वो शॉर्ट इतनी कि इट कैन बी वेरी शॉर्ट ऑल्सो, जो कि आवर टू आवर, डे टू डे या वीक टू वीक, इवन सम मिनट्स टू मिनट्स चेंज हो सकती है। ठकराइन, तुम इससे पहले वाले लेक्चर में क्यों नहीं थे? घूमते फिरते चले आते हो क्लास में? अच्छा, ओके। नहीं, अगर फ्री होते हो तो फिर आ जाया करो। चलो ठीक है। कॉलेज का कि ये यूपीएससी वाला? अच्छा, चलो कोई नहीं। तो विल इट बी ब्राइट और सनी टुडे, और ये सॉरी, अगर हाँ इस तरीके की खबरें आ रही कि विल इट बी ब्राइट और सनी टुडे, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, आज बादल होंगे कि नहीं होंगे, तो हम लोग डे टू डे की बात कर रहे हैं। यानी कि वेदर एक ना एक ऐसी चीज होती है जो कि एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। इट कैन वेरी फ्रॉम आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? जब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है जो कि मिनट मिनट में, घंटों घंटों में, दिन दिन में या मैक्सिमम हफ्ते हफ्ते के अंदर अगर बदल सके, तो वो होता है एटमॉस्फेयर उस जगह का। और अल्टीमेटली उस जगह का जो एटमॉस्फेयर जो घंटों घंटों तक, मिनट मिनट तक, दिन दिन तक बदलता है, अल्टीमेटली यही जाकर बनता है और वो उस जगह का कहलाता है वेदर। वो उस जगह का कहलाता है वेदर। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग पहाड़ों पे नहीं रहते हैं अरुणा, लेकिन क्या दिल्ली में ओले नहीं गिरते हर साल? ओले गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं बताओ? बारिश होती है हम लोगों के कि नहीं होती है? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है कि नहीं पड़ती है? ये सारी चीजें हम देखते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार बादल काले हैं, मौसम बहुत ठंडा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। और कभी कभार ठिठुरती हुई ठंड चल रही है, उसमें भी बारिश हो रही है, जो वर्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं साल की। लेकिन ये जो चीज है, ये क्या है? दिस इज द वेदर एंड इट वेरीज फ्रॉम आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है वो एक पर्सन को इरिटेबल बना सकता है। एक प्लेजेंट हवा चलने वाला वेदर अच्छा सा एक चेयरफुल बना सकता है और एक बंदी के साथ बाहर जाने वाला मौसम बन सकता है, जिसमें बंदा एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, दूसरे हाथ से बंदी का हाथ पकड़ा हुआ है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर, वीक टू वीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्लाइमेट क्या होता है। और अक्सर हम लोग ध्यान से एक और बात भी सुन लेना इसके साथ ही,
जब भी हम लोग एनवायरनमेंट का कोई मुद्दा या ज्योग्राफी का कोई मुद्दा पढ़ते हैं और आप अपनी चैप्टर्स देखोगे जैसे पीएमएफआईएस में, तो उसमें आप एक चीज पाओगे, हम कभी भी वेदर चेंज के ऊपर फोकस नहीं करते यूएन वगैरह की कॉन्फ्रेंस में जाकर, या फिर जब भी एक कंट्री किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाती है, हम लोग वेदर चेंज नहीं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट का मेन मुद्दा वेदर चेंज नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो भैया वेदर चेंज तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, आप ये कहोगे, तो ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और इसके पीछे जो जोग्राफर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये क्यों ज्यादा अपनी चिंता व्यक्त करते हैं? वाई नॉट वेदर चेंज, वाई ओनली क्लाइमेट चेंज, क्यों? सबसे पहले हमें क्लाइमेट का मतलब जानना पड़ेगा। वेदर तो ड्रामेटिकली दिन से दिन तक चेंज हो सकता है। आज हो सकता है बहुत बारिश हो, कल एकदम से इतनी तेज धूप निकल आए, ऐसे ही तो होता है। आप छत पर कोई कपड़े सुखाने गए हो, बारिश आ गई एकदम से, 2 घंटे बाद ही धूप निकल आई। लेकिन जब एक जगह की वेदर कंडीशंस वहां पर लंबे समय तक टिकी रहती हैं, वो उस जगह का क्लाइमेट बन जाता है। यानी कि क्लाइमेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज वेदर कंडीशंस, एवरेज वेदर कंडीशंस जो कि एक पर्टिकुलर जगह की पहचान और निशानी बन जाती है, वो उस जगह का बन जाता है क्लाइमेट। अब आप कहोगे ये जो एवरेज शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी, कितने साल तक वो वेदर कंडीशंस वहां पर होनी चाहिए? तो देखो, अलग अलग बुक्स ना अलग अलग चीजें आपको बताती हैं। शंकर आईएएस में आप देखोगे कुछ और, इंटरनेट पे देखोगे कुछ और, पीएमएफआईएस में देखोगे कुछ और 9th क्लास की ज्योग्राफी या तमिलनाडु की ज्योग्राफीज में देखोगे तो कुछ और मिलेगा। जर्नली इसको माना जाता है मिनिमम 35 ईयर्स टू 70 ईयर्स, 35 से 70 साल तक जब एक जगह की वेदर कंडीशन लगभग ऑलमोस्ट सेम सी चल रही हैं, वो उस जगह की पहचान के तौर पर उभर कर आएगा और वो बन जाएगा उस जगह का क्लाइमेट। ठीक है? वेदर फोरकास्ट आप डेली सुनते होगे कि आज वेदर कैसा रहने वाला है, आज बारिश गिरने की संभावना है क्या नहीं है। क्लाइमेट चेंज फोरकास्ट लॉन्ग टाइम पे होता है। जैसे क्लाइमेट चेंज में एक बात ये चलती है, आपने सुना होगा, आप अक्सर जो बुक्स होगी, स्टैटिक नोट्स आपने बना रखे होंगे किसी चीज के जो हमें कोशिश करनी है 2% से ज्यादा तापमान, हमें ग्लोबल वार्मिंग उससे ज्यादा होने नहीं देनी है एवरेज अर्थ की, वरना इंसानों का जीना आने वाले डिकेड में, आने वाले सालों में बहुत मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर। ये क्या है जो हम कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग टाइम में होल्ड करने की? क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना। और क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस। अब एक जगह का क्लाइमेट ना लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन से उसकी पहचान बन जाता है। मैं अगर कश्मीर बोलूं, कैसा है कश्मीर का मौसम, बताओ, क्लाइमेट उधर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है कश्मीर की? कश्मीर का नाम जब मैं बोलता हूं दिमाग में क्या आता है? बरसात, गर्मी, सर्दी, बर्फ, क्या? हाँ, वहां का वेदर कोल्ड है, लेकिन ऐसा है क्या? वहां उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन ये है कि साल में ज्यादातर उधर ठंडी रहती है, लेकिन ऐसा है कि वहां कभी बारिश नहीं होती होगी या कभी धूप नहीं निकलती वहां पर? ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना? कन्याकुमारी कैसा दिखता है आपको? रेनी, कोल्ड, हॉट, क्या? कैसा दिखता है कन्याकुमारी? सदर्न इंडियन स्टेट्स, बारिश होती रहती है ज्यादातर, हॉट एंड ह्यूमिड है, लेकिन कोस्टल एरिया है। लेकिन ऐसा है क्या कि बिल्कुल भी उधर भी कभी धूप ना निकले या सूखा पड़ा रहे, या बारिश एक भी दिन ऐसा है ही नहीं कि होना रुक ही नहीं रही है? आपने मॉस सिंड्रोम के बारे में सुना होगा, रेनियस्ट प्लेस, वन ऑफ द रेनियस्ट प्लेस, नॉर्थ ईस्ट, बारिश होती रहती है बहुत ज्यादा वहां पर, लेकिन इन सारी जगह पर क्या ठंड वंड बिल्कुल भी नहीं पड़ती? कोहरा वोहरा जैसे यहां के लोग जानते ही नहीं है कि फॉग वगैरह क्या होता है, बताओ। वेदर कंडीशंस उधर भी होती हैं, मतलब अलग अलग वेदर कंडीशंस, महीनों महीनों के हिसाब से, दिन दिन के हिसाब से,
किसी किसी दिन में भी। लेकिन इनकी लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी एक अलग है ना, कि कश्मीर ठंडा, सदर्न इंडियन स्टेट बारिश होती रहेगी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी बारिश होती रहेगी। आप मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्य प्रदेश वगैरह यहां पर अगर आ जाओ तो आपको गर्मी, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस, हॉट कंडीशंस जनरली, ड्राई वेदर, कोल्ड एंड ड्राई वेदर आपको पहाड़ों पे, मुंबई महाराष्ट्र, ह्यूमिडिटी समुद्र के आसपास, गोवा, मुंबई में कितनी ह्यूमिडिटी रहती है। अब ये उधर की लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस हैं, तो वो है उधर का क्लाइमेट। तो आप समझ गए, सिंपल से इसके डिफरेंस अभी आप यहां सीख जाओ। इसके बारे में डिटेल्ड एस्पेक्ट में इनके 6 डिफरेंसेस या 9 डिफरेंसेस हम लोग बात करेंगे। तमिलनाडु को एक बारी आने दो, इसी चैप्टर को, फिर हम वहां देखेंगे। एक छोटा सा फैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू विल बी सरप्राइज टू नो, सन की जितनी एनर्जी है ना, अगर सन की एनर्जी है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, अगर 2 अरब पार्ट्स हैं सन की एनर्जी के, तो अर्थ उसका सिर्फ एक रिसीव करता है। सोचो जरा, और तब इतनी गर्मी है अर्थ पे। तो सन कितना गर्म होगा ये अनुमान लगाने के लिए आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर तो एक ऐसी चीज होती है जो कि आप सेकंड में फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल थोड़ी सी ठंड बढ़ने लगी है, अक्टूबर एंड में हम लोग अभी हैं 2022 में, थोड़ी सी ठंड बढ़ने लगी है। पंखे में फील होता है कि यार एक या तो पंखा कम कर लो या चद्दर के अलावा कुछ और ओढ़ लो, ठीक है। लेकिन अब बड़े टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल आप शाम के टाइम पे बैठे और आपने पंखा नहीं चला, तो हो सकता है आपको गर्मी भी लगने लगे, आपको फुल पहनने का मन करे, या आप हो सकता है टी शर्ट में अगर वो पहने हुए तो आपके गूज़बम्स खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए आपके ठंड के मारे हल्के से। बहुत जल्दी अगर आप आज के दिनों में उठ रहे हो तो आप हो सकता है ठंडे पानी से ना नहा पाओ, आपको हल्का फुल्का गीजर का, हल्का सा मतलब गीजर का पानी मिक्स करना पड़े। टेम्परेचर मतलब सेकंड मिनट में बदल सकता है, आसपास के वातावरण का भी और आपकी बॉडी का भी, उसके हिसाब से आपको फील होता है। तो टेम्परेचर इज समथिंग दैट यू फील एवरी डे। वो जो आप फील करते हो वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। एंड टेम्परेचर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, थोड़ी सी देख लेना उसको। टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करते हैं? हवा में कितनी गर्माहट या कितनी ठंड है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। यही तो है ना कि पंखा धीमा कर दो ठंड लग रही है, एसी कम कर दो, एसी बढ़ा दो ठंड लग रही है, एसी का टेम्परेचर कम कर दो गर्मी लग रही है। ये जो एयर होती है इसकी हॉटनेस और कोल्डनेस की वजह से जो चीज पैदा होती है, दैट इज टेम्परेचर, एंड दैट इज नोन एज टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, इट नॉट ओनली चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। काइंड ऑफ गर्मियों में ऐसा नहीं होता कि जब गर्मियां चल रही हैं तो एक भी दिन आपको मतलब कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होगा बाहर, कि एक भी दिन ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी या बारिश नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन जनरली समर्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो तो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, और विंटर्स के अंदर ड्राई एंड कोल्ड होता है। और ये नॉर्मल सी बात लिखी हुई है, समर्स आर हॉटर देन विंटर्स टेम्परेचर। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है कि टेम्परेचर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होता है इंसोलेशन। और इंसोलेशन के बारे में कल हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं बेसिक लेवल पर। इनकमिंग सोलर एनर्जी जो अर्थ पर आती है, याद है ना, जो गिफ्ट फ्री के चले आते हैं अर्थ पर, सन की रेज वगैरह, दैट इज इंसोलेशन। और अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ना डिक्रीज होती रहती है टुवर्ड्स द पोल्स। इसको हम सोलर सिस्टम में बेसिक तरीके से जान चुके हैं, इसको हम प्रूव कर लेते हैं एक बार के लिए। यहां पर ये अर्थ, इसको यहां पर देख लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब यहां पर जो वो कह रहा है, जो इंसोलेशन है यानी कि इनकमिंग सोलर एनर्जी और रेडिएशन फ्रॉम द सन, वो डिक्रीज होती रहती है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो हम बना लेते हैं पहले।
ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, और ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। इधर है सूरज, अब जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, बस इतना समझना कि ये फिनोमेना इसलिए होता है, आप सबको वैसे भी पता है, जस्ट टू गिव यू अ रिकॉलिंग हिंट, इंसोलेशन वो आपसे कह रहा है कि वो डिक्रीज होती जाती है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, यानी कि सबसे ज्यादा इंसोलेशन होगी इस एरिया में, और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ, वो डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ये ऐसा सिर्फ एक रीजन की वजह से होता है, अर्थ की शेप की वजह से। डेट शेप इज जियोइड। अब ये कैसे? सूरज इक्वेटर पे बिल्कुल सीधा सामने पड़ता है ऐसे, ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक सूरज की किरणें बिल्कुल ऐसी सीधी पड़ती हैं, सबसे ज्यादा यहां रहती है। ये मैंने ट्रॉपिकल रीजन बना दिया। क्यों? स्ट्राइकिंगली बिल्कुल सामने आ रही होती है। लेकिन अब जैसे ये जो किरणें हैं, इनको ऊपर जाने के लिए तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और ये स्कैटर हो जाती हैं ऐसे, और पोल तक जब तक पहुंचेंगी तो एरो देखना, जब तक ये पोल तक पहुंची तब तक तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ छूकर निकल जाती हैं। सिर्फ वहां पर ना गर्मी की जगह सिर्फ एक रोशनी फेंकने का काम करती हैं ये सूरज की किरणें। इसलिए आपको बोला हुआ है, इसलिए आपको राइटर यहां पर बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ जो इंसोलेशन होता है, एक मिनट, अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन होता है, वो यहां से लेकर इक्वेटर से लेकर पोल तक जैसे आप जाते हो डिक्रीज होता चला जाता है। यानी कि जितनी इंटेंसिटी के साथ किरणें इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में जा रही हैं, उतनी पोलर रीजन्स में नहीं जा सकती हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, शेप ऑफ द अर्थ, विच इज जियोइड। अरुणा, समझ में आई ये चीज आपको? है? सबको समझ में आया ये वाली चीज? अरुणा, समझ में आया? ईशा, ठकुराइन, तुम्हें भी? क्या चीज? टिल्टेड को तो छोड़ो, जो चीज जियोइड में है, जैसे अब यार, अब एक बात बताओ ना, ये चीज तो सबने देख रखी है, ये कॉस्को की बॉल है, मान लो मैंने इसके सामने एक ये टॉर्च रखी, जितनी लाइट बिल्कुल इसके बिल्कुल यहां पर सामने जा पाएगी, उतनी यहां नहीं जा सकती ना, यहां से स्कैटर होगी। जितनी लाइट इसके बिल्कुल सामने जा सकती है, ये उतनी यहां नहीं जा सकती, स्कैटर हो जाएगी। क्यों? इसके पीछे कोई और चीज, कोई फिजिक्स का फिनोमेना, कोई भी रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है, सिर्फ शेप इस चीज की, इसकी शेप, बस ये चीज रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी शेप जो है डेट इज स्फेरिकल। अर्थ की शेप को वैसे से एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जियोइड। ये वाली बात सबको समझ में आई? पहले बताओ, ठीक है? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देख लेते हैं। थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी, एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिख सकते हैं।
ठीक है, जिसके लिए कई लोग कहते हैं कि आप ल्यूसेंट की जीके पढ़कर जाओ तो वहाँ पर एक लिस्ट दे रखी होती है ऐसी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए, किसको नापने और मेजर करने के लिए होते हैं। बैरोमीटर, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रेन गॉज, अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करने का काम करता है। ये वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे तमिलनाडु में, रेन गॉज, ठीक है। विंड वेन, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है ये डिक्रीज होता रहता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। यही रीजन होता है देयरफॉर जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज होता चलता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ये चीज भी है कि अगर इंसोलेशन डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर जो होगा यहां पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस, और टेम्परेचर का डिक्रीज होने का मतलब होता है सर्दियां बढ़ना, है ना, सर्दियां आना। यहां होगी कोल्डनेस और यहां पर भी होगी कोल्डनेस, यानी कि यहां से यहां तक गर्मी और ह्यूमिडिटी कम होती रहेगी, यहां से यहां तक गर्मी और ह्यूमिडिटी कम होती रहेगी। और ये चीज जनरली आपको देखने को मिलती है, ये जो लेयर है ये, दिस इज अ लेयर ऑफ ट्रॉपिक्स फ्रॉम कैंसर टू कैप्रिकॉर्न, बस। तो वो आपसे कह रहा है राइटर, नाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। इस वजह से बात वहां पर कुछ नहीं है, अगर धूप आती होती तो ऐसा भी कुछ नहीं है, वहां उधर पिघल जाता सब कुछ। लेकिन यही तो बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पोल्स जो है ये अब वहां की बर्फें पिघलती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, सी लेवल राइज होगा। वहां की बर्फें पिघली, वहां पर ग्लेशियर्स हैं, समुद्र इतना है अगर, तो अब ये समुद्र जो है वो इतनी ऊपर हो जाएगा। अब दिक्कत क्या होती है, बड़ी सारी कंट्रीज की हाइट कम होती है। वो हो सकता है इस लेवल पर बनी हो। अब जब पानी का लेवल इतना हो जाएगा, अभी सिनेरियो चल रहा है, दिस इज द करंट सिनेरियो, दिस इज द फ्यूचर सिनेरियो। जब पानी का लेवल इतना हो जाएगा तो बड़ी सारी कंट्रीज, स्पेशली आइलैंड नेशंस वो हो जाएंगे सबमर्ज। उनके लोग फिर किसी ना किसी कंट्री में असाइलम लेने जाएंगे। लोकल लोग उस कंट्री के उनको एक्सेप्ट ना करें, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेशी रेफ्यूजीज जब आए थे, असम के लोगों को आज भी नफरत है कि लोकल जॉब्स वगैरह छिन जाती हैं और वो कर जाती है, वो कम पैसों में काम करने के लिए मान जाती हैं, जिसकी वजह से यही बनेगी एक फ्यूचर की रेफ्यूजी दिक्कत। अल्टीमेटली इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वॉर, और इस चीज की वजह से अर्थ पर होगा स्पेस क्रंच, रहने की जगह कम। और अब ऐसा तो है नहीं कि जो रिफ्यूजी बनकर जा रहा है या जिसकी आइलैंड वो डूब गया तो उसका कभी सेक्स करने का मन नहीं करेगा, सेक्स तो फिर भी चलता रहेगा और बच्चे पैदा होते रहेंगे। और स्पेस क्रंच वो है, तो पता चला इंडियन ओशन में सेक्स चल रहा है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। इफ अर्थ का टेम्परेचर राइजेस टू हाई, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर जो होता है सिटीज़ के अंदर इज मच हायर देन डेट ऑफ विलेजेस। अब इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये चीज़ होती है कि शहरों में जो घरों में जो काइंड ऑफ जो पत्थर, गिट्टियां, डांबा टाइप जो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं सड़कों वगैरह पे, और लोहे की रॉड, मेटल वगैरह, बिल्डिंगों में जो सरिये महंगे महंगे जो डल रखे होते हैं, और जो रोड बनाई जाती है डांबर से एसफाल्ट डाल डालकर,
ये डे टाइम पर बहुत हीट हो जाती है। इसलिए आप कभी ना जून जुलाई के महीने में दिल्ली में रात को कभी वॉक पर निकलो तो आपको ऐसा लगेगा कि तप रही है आपकी छत या फिर आपकी जो रोड है वो, उसमें से कोई भाप सी निकल रही है। ये हीट नाइट टाइम में रिलीज होती है। इसलिए वहां पर ना अर्बन एरियाज में एक आपको फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं हीट ट्रैप। और हीट ट्रैप की वजह से जो ये शहर है, 2014-15 में करंट अफेयर ये आया था, बहुत इसके ऊपर चलता था बात। और 15 में मेंस के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि मुंबई और कोलकाता में इतनी गर्मी क्यों नहीं होती है, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन और गर्मी क्यों होती है, मतलब ऐसा कुछ करके पूछा था उसने। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर इसी की वजह से एक कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है, अर्बन हीट आइलैंड्स। अर्बन हीट आइलैंड्स का एक कंसेप्ट होता है, ये इमर्ज होकर आता है। फ्यूचर में देखेंगे इसको, कभी होता इन्हीं की वजह से ही है। ये जो घरों में जो घर बनाने में जो ऐसा पदार्थ यूज हो रहा है जिसकी वजह से हीट ट्रैप हो जा रही है। गांव के घर ठंडे होते हैं कंपैरेटिवली, तो वही चीजें देख लो। हर जगह पैसा काम नहीं आता, ये चीज हमें ये दिखाती है। हर जगह आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है होता है। और एसी में जो पूरे दिन अगर पर्सन बैठ रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ मेले में जो गुड्डे गुड़िया मिलते हैं सिर्फ ऐसे ही शरीर है, सिर्फ उसका नाजुक सा शरीर को होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, जैसे गांव के लोगों को होता है। इसलिए शहर के लोगों को हल्का सा वो कर दो तो इरिटेशन, मूड स्विंग्स, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है ना। तो जिंदा मरे हुए लोग होते हैं जिनको ज्यादा एसी में रहना पसंद होता है, या फिर ऐसा, या जिनको कंफर्ट जोन चाहिए। आपको हर एक चीज में एडजस्ट करना आना चाहिए। ऑल्सो जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं सिटीज की, वो वार्म एयर को ट्रैप कर लेती हैं, और इसकी वजह से सिटीज का जो है वो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है। जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अब नोएडा के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मान लो नोएडा गुड़गांव के अंदर ना गर्मी पड़ रही है, गर्मियों के दिन चल रहे, गर्मी पड़ रही है, और वहां पर हीट ट्रैप हो गई है। अब वो हीट बाहर निकलेगी, अर्थ रिफ्लेक्ट बैक भी तो करता है ना कुछ कुछ चीजें। लेकिन अब 40-40 माले, 20-20 माले की बिल्डिंग बन रखी हैं, एक तो इनके अंदर वो वाला फिनोमिना जो मैंने आपको बताया ऊपर, ये कंक्रीट, मेटल और ये लोहे की रॉड वगैरह से जो पूरी बिल्डिंगें बनी हैं, एक तो इनमें खुद इतनी गर्मी, एक तो इनमें खुद इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी ज्यादा हाइट होने की वजह से यहां पर जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है, वो यहीं घूमती रहती है, वो बाहर ही नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यही वाला फिनोमेना बनता है। अर्बन हीट आइलैंड। यहां तक बात समझ में आ गई? जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेम्परेचर को मेजर करने का वो होता है डिग्री सेल्सियस। इसको इन्वेंट करा था एंडर सेल्सियस ने इसके नाम पर। सेल्सियस स्केल में वाटर को ऐसा माना जाता है कि वो 0 डिग्री पे फ्रीज होना स्टार्ट कर जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल साइंस 6th क्लास, ठीक है। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की, हवा का दबाव। इसको देखते हैं। राइटर हमसे कह रहा है यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट, जो हमारे आसपास हवा जो होती है ना, इधर उधर से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी हवा घूम रही है, वो हमें ना प्रेस करती है हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ।
और ये चीज हमें कभी कभार फील भी होती है जब हम पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं। पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारे कान सुन पड़ जाते हैं। कान सुन पड़ जाते हैं ना, जैसे हाइट पे रेस पे वो बढ़ने के बाद उनमें एयर प्रेशर सा फिल हो जाता है, तो हमारे कान जो होते हैं, कहते हैं ना कि कान बंद हो गए मेरे इस एयर प्रेशर की वजह से। हाउएवर ये जो बॉडी पे जो प्रेशर एग्जिस्ट होता है ना, ये फील नहीं होता कभी भी हमें। क्यों? दिस इज बिकॉज एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, और हमारी बॉडी ना काउंटर प्रेशर एग्जिस्ट करती है। जितने प्रेशर के साथ एयर हमें सप्रेस करने की इधर उधर से कोशिश करती है, तो हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर करने की कोशिश करती है। अब आप जैसे देखो, स्काई डाइविंग किसी ने करी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी आपने देखी होगी फॉर एग्जांपल, स्काई डाइविंग किसी ने करी, तो जब भी कोई प्लेन से कूदता है ना, आप उसके गालों को देखो, वेवी पोजीशन हो जाती है, जैसे पता नहीं वीएफएक्स इफेक्ट के साथ कोई मूवी बना रहा हो, जैसे सच में गाल ऐसे ऐसे करके हिलते हैं, ऐसे शेक होकर, ऐसे 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 कर कर। वो क्योंकि एयर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है वहां पर कि बॉडी काउंटर प्रेशर एग्जिस्ट एकदम से नहीं कर पाती, तो एयर, और उसमें चश्मे भी लगाते हैं लोग ताकि आंखों पे इतना ज्यादा एयर प्रेशर ना पड़े कि भाई मतलब कुछ हो जाए, कोई समस्या हो जाए वहां पर। और ऊपर से जब आप वो कूदते हो तो वहां पर ठंडा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस भी रहती हैं। और ये वाली बात अभी हमारी पेंडिंग है, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले ज्योग्राफी में बताया था कि सोचने वाली बात है ना, कि जब हम पहाड़ों पे जब हम ऊपर जा रहे हैं और सूरज जो है, हम सूरज के, इसका मतलब ज्यादा पास जा रहे हैं, सूरज की किरणें एज कंपेयर टू अगर हम यहां पर प्लेन रीजन में खड़े हुए हैं, जो कि हम सब प्लेन रीजन में रहते हैं, एज कंपेयर टू अगर हम माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो साफ दिख रहा है कि सूरज के और ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं होता कि हीट बढ़नी चाहिए ना, अगर सूरज के नजदीक है। पर्टिकुलरली मैं अभी सी लेवल पर हूं और मैं जाते जाते माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गया, मैं तो सूरज के प्रैक्टिकली और पास आ गया ना, तो यहां पर हीट बढ़ती क्यों नहीं है, बल्कि ठंड क्यों बढ़ जाती है, इसको भी जानेंगे अभी हम। और वो क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है। आने तो तमिलनाडु इसको पूरा, इसकी पूरी गुत्थी सॉल्व करेंगे हम। सोचने वाली बात है कि भैया अगर मैं यार सूरज के पास जा रहा हूं, प्रैक्टिकली मैं किसी गर्म चीज के पास जा रहा हूं, सामने कोई भट्टी रखी हुई है, मैं दूर खड़ा हूं, फील ही नहीं हो रही, रोशनी की तरह काम कर रही है वो तो मेरे, 1 इंच जाकर खड़ा हो गया, पसीना पसीना हो गया मैं वहां पर जाकर। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब मैं पहाड़ पे चढ़ चढ़ के प्रैक्टिकली मैं सूरज के तो नजदीक पहुंच गया हूं ना, तो मुझे तो पसीना आना चाहिए, मैं तो वहां पिघल जाना चाहिए आइसक्रीम की तरह ना। लोग ठिठुरते क्यों है पहाड़ों पे जाकर, फिर ऊपर जाकर? और जो प्लेन से जो कूदते हैं वो इतना पूरा एक सूट क्यों पहनते हैं? क्योंकि ठंड बहुत होती है। कभी कभार तो आप, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, जब हमारे यहाँ कोई स्काई डाइविंग करे, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि जहां पर स्काई डाइविंग करी जाती है तो चश्मे मोटे वाले पहनाए जाते हैं, उन चश्मों पे भी बर्फ जम जाती है, उन चश्मों में भी बर्फ जम जाती है, इतनी इतनी ऊपर हवा का प्रेशर वो होता है। ये कभी कभार तुम उसके भी एपिसोड चेक करना डिस्कवरी चैनल पे, बियर ग्रिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड, वो भी बताता है कभी कभार कि इतनी ठंड है, मेरे चेहरे ऐसे फ्रीज हो गए, -डिग्री का टेम्परेचर था, और नीचे आके एकदम से इतनी गर्मी है तो मुझे डर लग रहा है कि सर्द गर्म ना हो जाए मुझे एकदम से, वो बताता है। एयर प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? सिंपल, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। हवा जो अपने वजन के हिसाब से जितना प्रेशर अर्थ के सरफेस पर एग्जिस्ट करती है, अर्थ के सरफेस पर रहने वाली चीजों का, लिविंग नॉन लिविंग चीजों के ऊपर जितना प्रेशर वो एग्जिस्ट करती है, वो एयर प्रेशर है। हवा का वजन जो अर्थ पर महसूस करा जा सके। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, एज वी गो अप इन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर एकदम से फॉल होने लग जाता है। दिस एयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है सी लेवल पर, एंड इट डिक्रीजेस विद द हाइट। ये चीज सोच लेना। हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस, कि एक हवा का टेम्परेचर कितना एक जगह पर, उसके ऊपर डिपेंड करता है एयर प्रेशर। यानी कि प्लेस ए का टेम्परेचर अगर XYZ है, प्लेस बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, ई का अलग है, एफ का अलग है। अगर इन सबका इस जगह का टेम्परेचर यहां पर जो है वो अलग है,
तो यहां पर एयर प्रेशर भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अब कैसे, टेम्परेचर कैसा होगा, गर्मी हो तो कैसा होगा, सर्दी हो तो कैसा होगा, कश्मीर में कैसा होगा, राजस्थान में कैसा होगा। जिन एरियाज में टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, लाइक राजस्थान, यहां एयर गर्म होती है और राइज करती है, हमने कल पढ़ा था। हॉट एयर राइजेस, जब एयर हीट होती है, इट एक्सपेंड्स, बिकम लाइटर एंड गोज अप। वापस आओ, in areas where temperature is high, air gets heated and rises. This creates a low pressure area. यहां लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और लो प्रेशर एरिया हमेशा एसोसिएटेड होता है क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर के साथ। और हवा की एक पहचान होती है, एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से मूव करती है टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। जिन एरियाज में टेम्परेचर कम होता है, ठंडे रीजन लाइक कश्मीर वगैरह, यहां हवा ठंडी ऑब्वियसली बात है, ये हैवी है, डेंस एयर होती है, कल हमने पढ़ा था, हैवी एयर सिंक करती है एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, और हाई प्रेशर एरिया में देयर इज अ क्लियर एंड सनी स्काई। इसलिए जब पहाड़ों पे लोग जाते हैं और वहां जब धूप निकलती है ना, दिल्ली जैसी जगह में जहां ऑलमोस्ट 50 टच कर रहा है टेम्परेचर, राजस्थान वगैरह में, वो धूप में बाहर निकल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब पसीना आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा काले हो गए हल्के फुल्के। लेकिन पहाड़ों पर जाके जब आराम से, मतलब कोई पसीना भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब वहां धूप पड़ती है ना चेहरे के ऊपर, तो लोगों को सन बर्न हो जाते हैं, सिर्फ इसकी वजह से। सन बर्न कि मतलब चेहरे पे ना, जैसे किसी का ये फेस है, इस जगह पर थोड़ा सा यहां पर काइंड ऑफ पैची पैची सी स्किन हो जाती है, ये कि अलग सा दिखने लग जाता है कि कुछ जैसे खालसी जल गई हो जैसे, इसकी वजह से। क्योंकि अब ठंडा रीजन तो है वो, वहां पर जो हवा है वो भी भारी है, सब कुछ है, लेकिन यहां पर दिस इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। साफ दिखता है पहाड़ों पे बिल्कुल मौसम, बादल नीचे, धूप बिल्कुल ऊपर पड़ रही है, और क्लियर धूप है वो। और एयर की खास बात होती है, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। मून में ऑब्वियसली बात है कोई एयर नहीं है, और जब कोई एयर नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने पड़ते हैं जो कि एयर के साथ फिल्ड हो जब वो मून पे जाते हैं। अगर वो ये सूट ना पहने तो काउंटर प्रेशर जो होगा उनकी बॉडी के द्वारा जो एग्जर्ट करा जाएगा वो सहनीय हो पाएगा एज कंपेयर टू आउटर कंडीशंस, और उनकी हो सकता है जो नसें हो वो बर्स्ट हो जाए और नाक से खून आकर उनकी मौत हो जाएगी, नोज से खून निकलने लग जाएगा, ब्लीड होने लग जाएंगे वो। ये वाली बात समझ में आई? पहले मुझे बताओ एयर प्रेशर वाली, सबको, किसी का कोई भी डाउट है तो बताओ। सारी चीजें समझ में आ गई ठकुराइन? पक्का? तो देखो देखो, अब तुम खतरे में हो यार, अब तुम देखो, तुम शिमला विमला में रहती हो, और बच के रहा करो, सनबर्न हो जाएगा तुम्हें भी। तुम्हें इसलिए नहीं होता, तुम घूमते नहीं हो ना किसी के साथ। जब कोई पाल लोगे, किसी के साथ घूमोगे तो होएगा। हाँ सही बात है, ये भी बात है। बाकी नहीं, सही है, अच्छी बात है। तो बाकी लोग बताओ जरा, कोई डाउट किसी को? जैद कोई डाउट है बताओ। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।